हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने यही पढ़ा कि पहले कैटल मनी था, फिर कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी आया, फिर पेपर मनी, फिर बैंक मनी और प्लास्टिक मनी। ये सब चलता गया। मतलब कैसे कैटल मनी से शुरू किया, कमोडिटी मनी, फिर करेंसी आई, फिर आजकल जो भी नए सोर्सेज आ रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मनी के बारे में। मनी क्या था, मनी की बेसिकली हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन में क्या था बताया हुआ, लीगली मनी वो चीज़ है जो जनरली एक्सेप्टेबल है और एक पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो अगर इंडिया में बात करेंगे तो उसमें क्या चल रहा है हमारा, इंडिया या हर कंट्री में क्या चलता है, कॉइन्स या पेपर करेंसी। ये क्या है, हर कंट्री के लिए लॉफुल करेंसी होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने दो तरह के मनी पढ़े थे लीगली। एक पढ़ा था लीगल टेंडर मनी, फिर पढ़ा नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या हो गया, इसको फेट मनी कहते हैं, और नॉन लीगल टेंडर मनी को हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं। ये वाला लीगल टेंडर मनी क्या हो गया, जो लॉ के हिसाब से, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा छाप रही है, मतलब यहाँ पे जो आरबीआई नोट छाप रहे हैं वो सारे क्या आ गए, लीगल टेंडर मनी। और ये क्या आ गया, ये जो पैसा हमने किस पे दिया हुआ, विश्वास पे। ठीक है, बाकी फिर सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी सिंपल सा था, मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब मनी ही वो है जो मनी कर सकता है। मेन क्या क्या काम कर सकता है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट और स्टोर वैल्यू। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो लास्ट क्लास की वीडियो एक बारी रिवाइज कर ले। फिर बेटा हमने उसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ा था वो था फंक्शंस। अब फंक्शंस में हमने क्या किया था, दो टॉपिक फंक्शंस के अंदर दो तरह के पॉइंट्स देखे थे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के हमने अंदर पढ़ा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या था, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेबिट पेमेंट एंड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इन टॉपिक के बारे में हमने पिछली बार इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करा था, बट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करेंगे। देखो स्टूडेंट, जैसे कि अब लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, फंक्शंस ऑफ मनी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक आ गया प्राइमरी फंक्शन और दूसरा कौन सा आ गया, सेकेंडरी फंक्शन। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी जिसको हम बोलते हैं अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या आ गया, मनी एज ए एक्सचेंज, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उसने क्या बोला हुआ, देखो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम कोई भी सामान खरीदे, चाहे कोई भी गुड्स ले या सर्विसेज ले, हम उसके बदले क्या करते हैं, मनी। मतलब मनी क्या हो गया, एक आराम से फ्रीली एक्सचेंजेबल है, हर बंदा उसको क्या करता है, इजीली एक्सेप्टेबल, मतलब हर बंदा उसको आराम से क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए मनी। मतलब सबसे एसेंशियल है कि मनी क्या कर रहा है, एक सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसका एक माध्यम बन गया हुआ है, हम कोई भी चीज ले रहे हैं उसके बदले क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मनी इज द क्वालिटी ऑफ जनरली एक्सेप्टेबल। मतलब क्या है, हर बंदा क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट। हम कोई सामान ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उसके बदले भी पैसा दे रहे हैं, तो दुकानदार क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विसेज के बदले भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कैसे दे रहे हैं, रुपीज या मनी में दे रहे हैं। वो भी सर्विस होल्डर प्रोवाइडर भी क्या कर रहा है, उसको पैसे को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस फंक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, वो मनी ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को क्या किया, दूर किया। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड हेल्प इन कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी। मतलब देखो इससे क्या हो गया, जो हमारा व्यापार था वो भी ईजी हो गया, और देखो लिखा ना, एंड हेल्प इन कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस इन एन इकोनॉमी। मतलब जितनी भी लेन देन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, वो पैसे की वजह से ज्यादा इजी हो गई। ठीक है, अब इसी के बाद दूसरा हमारा जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, वो क्या आ गया, मेजर ऑफ वैल्यू। अब इस मेजर ऑफ वैल्यू में देखो क्या लिखा हुआ है, इट मींस मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच द वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस। मतलब क्या हो गया, मनी एक माध्यम हो गया। माध्यम मतलब डिनोमिनेटर का मतलब, डिनोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, हम हर चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैंने दूध लिया 1 लीटर, तो उसको हमने क्या किया, उस लीटर को भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया। कपड़ा लिए 1 मीटर, हमने उस कपड़े को भी मीटर, मतलब हम हर चीज को क्या कर रहे हैं, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस फंक्शन हेल्प्स टू मेंटेन अ बिजनेस अकाउंट। मतलब देखो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हर चीज को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, उस पैसे को कन्वर्ट करने से, मतलब जब हर चीज मनी में कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से हमारे जो बिजनेस के खाते हैं वो भी हमारे आराम से बन पाएंगे।
ठीक है। अब देखो आगे इसके और पॉइंट्स देखते हैं। मनी, अब इसमें ही आगे देखना बेटा, जो हमने भी लास्ट पॉइंट पढ़ा ना, मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या लिखा हुआ, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू दिस इट इज रिगार्डेड एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर अलग अलग कंट्री की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया में हर यूनिट को हम किस में देखते हैं, रुपीज में। इंग्लैंड में इंग्लैंड में हर यूनिट को हम किस में देखते हैं, किस में, पाउंड में। ठीक है, तो उसने वही बोला है कि यहाँ पे हम जो भी चीजें हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनकी करेंसी में। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपीज चल रहा है और इंग्लैंड में क्या चल रहा है, हमारा पाउंड चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, अब अगला पॉइंट आ गया हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू दोज फंक्शन विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी वाला हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सप्लीमेंट्री क्या हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट, कि इनके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और इन फंक्शंस को हम दूसरा नाम ये भी बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में भी पढ़ा। डेफर्ड का मतलब हो गया फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। मतलब जो भी हमने इन फ्यूचर पैसा देना है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमने वो कितना पैसा देना है। एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन विच द पेमेंट आर नॉट मेड इमीडिएटली। मतलब देखो वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हर ट्रांजेक्शन्स की रोज पे रोज पेमेंट नहीं होती, हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में भी देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ, देखो मनी इनकरेजेस सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन बन गई, और दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा बनी जा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार होएगा, उससे क्या होगा, ज्यादा पैसा हम बना पाएंगे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी भी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद सेकेंडरी का हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये पढ़ा था, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट द मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब क्या हो गया इस पॉइंट का, जैसे देखो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में था ना, अगर मैंने कोई भी सामान के बदले सामान लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सामान को उसी समय यूज करना पड़ेगा, मैं उसको इन फ्यूचर नहीं लेके जा सकता। बट अगर हम बात करेंगे मनी की, मनी का क्या हो गया, हमने आज पैसा आया, मैंने वेल्थ की तरह उसको संभाल के रख लिया, मैं उसको इन फ्यूचर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। मतलब जरूरी नहीं है हम वो चीज आज ही खरीदें उस पैसे की, हम इन फ्यूचर भी उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या किया, मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। मतलब एक पैसा एक जरिया बन गया जिससे हम क्या उसको संभाल के भी रख सकते हैं। अंडर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू यूज द गुड्स एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ ड्यू टू द पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। मतलब यहाँ पे देखो सिंपल, ये चीज हमारी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में मतलब स्टोर ऑफ वेल्थ जो था वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जो सामान था वो हमारा या तो सामान खराब हो रहा था, अगर हम उसको रख रहे थे तो उसकी स्टोरेज बड़ी ज्यादा पड़ रही थी, तभी उस समय बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये स्टोर वेल्थ वाला फंक्शन प्रॉपर नहीं चल पा रहा था। बट मनी ने क्या किया, ये सारा हमारा सिस्टम ठीक हो गया। तो मनी के ये 4 पॉइंट्स हम थे, दो हमने प्राइमरी में पढ़े और दो हमने किस में पढ़े, सेकेंडरी में। एक बार फिर टॉपिक को देख लेना, अगर कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना। आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये चैप्टर हमारा मनी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ हम मनी सप्लाई के बारे में एक थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब उसका। फिर जो लास्ट वीडियो बनेगी हम उसमें फिर मतलब को देख के उसके जो हमारे मेजरमेंट्स है करके, और एक और क्वेश्चन रहेगा, हम वो पूरा खत्म करके ये चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो मनी सप्लाई, अगर मैं सिंपल से अगर हम इसको एक रीड करें पहले, ये क्या होता है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हो गया। देखो मनी सप्लाई का मतलब उसने क्या बताया, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब टोटल कितना पैसा था लोगों के पास एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से कितना लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट, सिंस गवर्नमेंट एंड द बैंक आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी, यानी हम इसको बोलते हैं सप्लायर्स ऑफ द मनी, देयरफॉर द स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय देम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। मतलब देखो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि गवर्नमेंट और जो बैंक है वो क्या प्रोड्यूसर है मनी के, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, सप्लायर है, सारा का सारा जो सप्लाई कर रहे हैं पैसा।
तो हम इसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही पैसा इंक्लूड करेंगे जो किसके पास था, जो लोगों के पास है। अब एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, उससे हम थोड़ा सा और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, अब ना मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम से थोड़ा कोशिश करना समझने की। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एज्यूम कर लिया, जैसे हम कुछ बैंक ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, J&K बैंक ले लिया, पंजाब नेशनल बैंक ले लिया, ICICI बैंक ले लिया, HDFC बैंक ले लिया और बाकी जो भी XYZ बैंक है। ठीक है, यहाँ पे ना हमने कुछ पब्लिक ली है। ठीक है, पब्लिक में क्या आ गया, जैसे ए बंदा आ गया, एक बंदा बी ले लिया, एक CDEFGHIJ तक हमने ऐसे मान लो एज्यूम कर लिए ये लोग थे। ठीक है, अगर अब बैंक की हम बात करेंगे तो बैंक में हम कौन कौन से खाते खुलाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब मान लो ए बंदा है, ए ने क्या किया, अपना खाता मान लो स्टेट बैंक में खुलवाया हुआ है और ICICI बैंक में खुलवाया हुआ है। उसी तरह बी ने सिर्फ J&K में खुलवाया हुआ है, सी ने क्या किया, PNB में खुलवाया हुआ है, डी ने क्या किया, SBI में खुलवाया हुआ अपना खाता, फिर एफ ने क्या किया, अपना खाता HDFC में खुलवाया, जी ने मान लो ICICI बैंक में खुलवाया हुआ है, फिर एच ने HDFC में, बाकी इन्होंने और कोई बैंक्स में खुलवाया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या ये सारा समझाने का मेरा पॉइंट क्या था, देखो उसने यहाँ पे क्या डेफिनेशन बोली थी, मनी सप्लाई का मतलब क्या बोला, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लोगों के पास जितना भी पैसा था, वो पैसा कहाँ पे है, या तो उन लोगों के अपने पास था या उनका पैसा कहाँ पे, बैंक में पड़ा हुआ था। बैंक में पड़ा हुआ था किस रूप में, सिर्फ करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट वो अकाउंट हो गया जहां पे क्या हो रहा है, रोज के रोज ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, अब सेविंग और फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया, ये हमने एक पैसा है वो जो हमने बैंक में जमा करवा दिया है, जो बैंक अपने पास रखेगा, अगर हमें बहुत जरूरत होगी हम तभी उस पैसे को निकलवाएंगे। तो हम इस केस में मनी सप्लाई में सिर्फ करेंट अकाउंट ही लेते हैं, हम सेविंग और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है हम इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो कुछ बंदे हैं, जैसे ए ले लो, ई ले लो, जी ले लो, एच ले लो, इन्होंने क्या किया, अपना पैसा ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी गिरवी रखवा दिया। जैसे मान लो नेबार्ड को दे दिया कुछ पैसा, कुछ मान लो वर्ल्ड बैंक को दे दिया, कुछ मान लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स को दे दिया, कुछ मान लो पोस्ट ऑफिस में सेविंग की। अब ये क्या करते हैं, ये लोग अपने पास नहीं वैसा रखते, इन्होंने भी क्या किया, RBI के पास रखवा दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या हो गया, इन लोगों का पैसा जो RBI के पास भी पड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको मतलब समझाया, मतलब क्या हो गया, देखो अभी हमने दोबारा इसको देखेंगे, मतलब जितना पैसा लोगों के पास था वो सारा का सारा लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट या बैंक के पास था हम वो नहीं लेंगे, वो इंक्लूड नहीं होएगा मनी सप्लाई में। ठीक है, अब इसमें देखो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, मतलब देखो पहला पॉइंट, द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पहला पॉइंट मैंने बताया ना आपको, लोगों के पास, जैसे मान लो यहाँ पे लोग थे ABCDEF से लेके J तक जितने बंदे थे, उन लोगों के पास जितना पैसा था, उन लोगों का पैसा जो बैंक्स में पड़ा हुआ था किस रूप में, करेंट अकाउंट के रूप में, उसमें हम सेविंग और फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे। फिर उसके बाद ये देखो अगला दूसरा पॉइंट यही लिखा है, डिमांड डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। मतलब जितना उन लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया हुआ, डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब हो गया, जो पैसा मैंने आज बैंक में जमा तो करवा रहा हूँ, बट जब मैं उसको डिमांड करूंगा मुझे वो पैसा क्या चाहिए, वापस चाहिए। ठीक है, तो ये जितना भी ये सारा पैसा आएगा ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, मनी सप्लाई में आएगा। और तीसरा अदर डिपॉजिट विद द RBI। अब इस टॉपिक का क्या मतलब हो गया, देखो अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, अब कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करवा दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, जैसे ले लो नबार्ड ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, IMF ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, इन्होंने क्या किया, पैसा आ गया RBI को दे दिया। तो वो सारा भी पैसा जो इधर इनके पास पड़ा हुआ था RBI के पास, वो भी सारा हमारा मनी सप्लाई में आएगा। तो अब एक बार बेटा ध्यान से समझ लो इस टॉपिक को, क्या था मनी सप्लाई का मतलब, जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो अभी टाइम जो भी हो रहा है उस समय तक जितना पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है टोटल स्टॉक, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा, मनी सप्लाई में आएगा। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का या बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो नहीं लेंगे, सिर्फ किसका वाला, पब्लिक वाला। बाकी इसमें जो लोगों के पास पैसा है, जो भी डिमांड डिपॉजिट या करेंट अकाउंट हमारे कमर्शियल बैंक के हैं, और बाकी जितने भी RBI के पास पैसा है वो भी सारा आएगा हमारा इसमें। बाकी बेटा देख लेना एक बार पढ़ के, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है आप सीधा कॉल करिए, ये दोनों मेरे नंबर हैं।
ठीक है, ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे। ठीक है, अब आपने आज करना क्या है, आपके लिए काम क्या है, एक तो आप फंक्शंस को डिटेल में लिखोगे, मतलब मनी क्या था, उसके फंक्शंस क्या थे, डिटेल में लिख के भेजोगे। और दूसरा नंबर आप क्या लिखोगे, मनी सप्लाई का मतलब क्या है। बाकी देख लो बेटा, अगर किसी को कोई डाउट होए आप मेरे को बता देना, मैं अगली वीडियो में वो भी कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर दूं। थैंक यू सो मच बेटा।